स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. JWST विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है और वर्तमान में यह सन अर्थ L2 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है। 2. यह अब तक निर्मित सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली अवरक्त अंतरिक्ष दूरबीन है और हबल दूरबीन का उत्तराधिकारी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है जिसे सन अर्थ L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। अतः कथन एक सही है। यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है और हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। WHO महामारी समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य महामारियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया करना है। 2. वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारकों के बीच अंतर संबंध पर जोर देता है। 3. यह समझौता महामारी संबंधी उत्पादों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्थायी त्याग को अनिवार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक और दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। WHO महामारी समझौता। WHO महामारी समझौते का मुख्य लक्ष्य महामारियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना है। अतः कथन एक सही है। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संबंध को स्वीकार करता है, जो महामारी नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। अतः कथन 2 सही है। यह समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्थायी त्याग को अनिवार्य नहीं करता, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लाइसेंसिंग को सुविधाजनक बनाने पर जोर देता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नाटो के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नाटो की ओपन डोर पॉलिसी किसी भी यूरोपीय देश को सदस्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है, बशर्ते मौजूदा सदस्य देशों के बीच सहमति हो। 2. पार्टनरशिप फॉर पीस कार्यक्रम की शुरुआत गैर सदस्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 3. इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स इराक में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में नाटो के नेतृत्व वाला मिशन था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाटो का विस्तार। नाटो की ओपन डोर पॉलिसी, जिसे अनुच्छेद 10 में उल्लेखित किया गया है, यूरोपीय देशों को मौजूदा सदस्यों की सर्वसम्मति से सदस्यता मांगने की अनुमति देती है। अतः कथन एक सही है। पार्टनरशिप फॉर पीस या शांति के लिए साझेदारी, जिसे 1994 में शुरू किया गया था, गैर सदस्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देता है। अतः कथन 2 सही है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल, जो वर्ष 2001 से 2014 तक सक्रिय था, अफगानिस्तान में सुरक्षा प्रदान करने और पुनर्निर्माण में सहायता के लिए नाटो के नेतृत्व वाला एक मिशन था। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सांची के स्तूप का निर्माण मूलतः अशोक द्वारा करवाया गया था तथा बाद में शुंग और सातवाहन काल में इसका विस्तार किया गया। 2. भरोत स्तूप विशेष रूप से अपने विस्तृत वर्णनात्मक नक्काशी और खरोष्ठी लिपि में शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। 3. मध्य प्रदेश में स्थित बौद्ध स्थल दियूर कोठार अशोक युग के शिलालेखों और स्तूपों से जुड़ा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थल। सांची का मूल स्तूप सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। बाद में शुंग और सातवाहन काल में इसे और विस्तृत किया गया, जिसमें अलंकरण युक्त द्वार या तोरण भी शामिल थे। अतः कथन एक सही है। भरोत विस्तृत वर्णनात्मक उभारों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी है, खरोष्ठी नहीं। प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्ठी ज्यादा प्रचलित थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। रीवा जिले में खोजे गए देऊर कोठार में अशोककालीन ब्राह्मी शिलालेख और प्राचीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं।
जो इसे मध्य भारत में बौद्ध धर्म के प्रारंभिक प्रसार से जोड़ते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघीय के रूप में वर्णित किया गया है। 2. संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रदान किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघीय बताया गया है, अतः कथन 1 सही है। यह संघीय विशेषताओं, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान को एकात्मक विशेषताओं, सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता के साथ सम्मिलित करता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची 3 सूचियों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को रेखांकित करती है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें विधान के लिए विषयों को निर्दिष्ट किया गया है, अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को संघ और एक या एक से अधिक राज्यों अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने की मूल अधिकारिता प्राप्त है, जिससे यह संघीय विवादों में एक प्रमुख निर्णायक संस्था बन जाता है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाए जाने वाले सिविल सेवा दिवस पर प्रदान किया जाता है। 2. सभी सरकारी अधिकारी और संगठन इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। 3. पुरस्कार विजेताओं के अंतिम चयन को कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री ने 17वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित किया और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया, अतः कथन 1 सही है। PMAEPA केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट और अभिनव कार्यों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया। सभी सरकारी अधिकारी और संगठन इसके लिए पात्र हैं, अतः कथन 2 सही है। चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग समिति, विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री द्वारा अंतिम अनुमोदन शामिल है, अतः कथन 3 सही है। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, एक स्टॉल और लोक कल्याणकारी पहलों के समर्थन के लिए 20 लाख रुपए शामिल है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 को JJM में सम्मानित किया गया। 2. JJM के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी 16 करोड़ ग्रामीण घरों में नल जल कवरेज का 100% लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जल जीवन मिशन। भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को पुनर्गठित किया और जल जीवन मिशन में शामिल किया, अतः कथन 1 सही है। JJM के अंतर्गत दिसंबर 2024 तक सभी 16 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्तमान में 75% कवरेज हासिल किया गया है, जबकि लगभग 4 करोड़ घरों में अभी भी कनेक्शन बाकी है। पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए वर्तमान में इस मिशन को दिसंबर 2028 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच निधि बंटवारे का अनुपात हिमालयी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10, संघ शासित प्रदेशों के लिए 100:0 तथा शेष राज्यों के लिए 50:50 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एनीमिया मुक्त भारत या AMB अभियान 6 कमजोर समूहों, 6 हस्तक्षेपों और 6 संस्थागत तंत्रों को लक्षित करने के लिए एक रूपरेखा के साथ शुरू किया गया था। 2. मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के मामलों को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एनीमिया मुक्त भारत या AMB अभियान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रजनन आयु वर्ग की जिन महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है तथा 5 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11.0
G/DL से कम होता है उन्हें एनीमिया से ग्रस्त माना जाता है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018 का लक्ष्य एनीमिया की व्यापकता को कम करने के लिए 6 संस्थागत तंत्रों के माध्यम से 6 प्रमुख हस्तक्षेपों के साथ 6 कमजोर समूहों को लक्षित करना है। अतकथन एक सही है। AMB अभियान सरकारी कार्यक्रमों में खाद्य पदार्थों को लौह और फोलिक एसिड से समृद्ध करने को अनिवार्य बनाता है। मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के मामलों को ट्रैक किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। अतकथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के चमड़ा उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत चीन के बाद वैश्विक स्तर पर चमड़े के जूतों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। 2. चमड़ा निर्यात परिषद चमड़ा उद्योग में क्रोमियम प्रदूषण जैसे पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी में भी भूमिका निभाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर चमड़े के जूतों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। अतकथन एक सही है। भारत वैश्विक चमड़ा उत्पादन में 13% का योगदान देता है, जो निर्यात में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चमड़ा निर्यात परिषद पर्यावरण अनुपालन नहीं बल्कि बाजार पहुंच और निर्यात संवर्धन की सुविधा प्रदान करती है, जिसकी देखरेख राष्ट्रीय हरित अधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकाय हैं। अतकथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या NCLAT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यद्यपि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित NCLAT दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत मामलों के लिए अपील अधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। 2. यह राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या NCLAT, इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए किया गया था। अतकथन एक सही है। यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत मामलों के लिए अपील अधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। NCLAT राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा IBC की धारा 202 और धारा 211 के तहत तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपील अधिकरण भी है। अतकथन 2 सही है। इसी के साथ देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मैकग्रीगर मेमोरियल मेडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? A 1947, B 1888, C 1986, D 1901। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।